हेलो एवरीवन, वेलकम अगैन टू माय चैनल। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 5 के ईवीएस के चैप्टर नंबर 13 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है बसेरा ऊंचाई पर। यदि आप केवीएस या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैप्टर सीटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़िएगा। और यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। कहानी एक यात्री की। मैं हूँ गौरव जानी और यह है लोनर, मेरी सबसे बढ़िया साथी, मेरी मोटरसाइकिल। यानी कि ये उनकी मोटरसाइकिल जो लोनर, इस जैसे वे कहते हैं, लोनर का अर्थ होता है अकेला रहने वाला। वैसे तो मेरी मोटरसाइकिल अकेली नहीं, उसके साथ मैं हूँ हरदम। हम दोनों मुंबई की भीड़ भाड़, शोरगुल वाली गलियों और ऊंची ऊंची इमारतों से निकलने का मौका ढूंढते रहते हैं। हम दोनों को ही अपने सुंदर देश के अलग अलग इलाकों में घूमने का बहुत शौक़ है। आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ एक अद्भुत कहानी, दुनिया के सबसे ऊंचे रास्तों पर मोटरसाइकिल यात्रा की। कैसे की तैयारी, यानी कि इन्होंने जाने के लिए वहाँ पर क्या क्या सामान रखा और क्या क्या तैयारियाँ की, उसके बारे में हमें यहाँ पे जानना है। मेरी यात्रा थी लगभग 2 महीने की। इतने दिनों के लिए सामान ले जाना था, वह भी मोटरसाइकिल पर लाद कर। मैंने बहुत सोच समझकर ज़रूरत का सामान इकट्ठा किया। रहने के लिए टेंट, बिछाने के लिए प्लास्टिक की शीट और स्लीपिंग बैग, गर्म कपड़े, काफ़ी दिन तक ख़राब ना होने वाला खाना, कैमरा, पेट्रोल रखने के लिए डिब्बे इत्यादि भी। मैं मुंबई से निकला। महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के छोटे बड़े शहरों से होता हुआ दिल्ली पहुंचा। मुंबई से दिल्ली तक का 1400 किलोमीटर का रास्ता मैंने 3 दिन में तय किया। मुझे पूरी उम्मीद थी कि दिल्ली में मुझे कुछ नया देखने को मिलेगा, पर दिल्ली भी मुंबई जैसी ही लगी। इतने सालों में मैं थक चुका था एक ही तरह के शहर देखते देखते। वही एक जैसे घर, सीमेंट, कांच और स्टील के बने हुए। अब आने वाले दिनों के बारे में सोचकर मैं उत्सुक था। मेरी कल्पना थी कि मुझे देखने को मिलेंगे लकड़ी के घर, ढलवा छत वाले और बर्फ़ से ढके घर, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने किताबों में देखे थे। दिल्ली में फिर सामान भरवा कर मैं आगे बढ़ा। 2 दिन बाद मनाली पहुंचकर पहाड़ों की ताज़ी हवा के बीच चैन की सांस ली। असली यात्रा तो अब शुरू होनी थी। जम्मू कश्मीर राज्य के कई मुश्किल रास्तों से होते हुए हमें लद्दाख में लेह तक जाना था। यानी कि ये कहाँ से निकले, तो ये मुंबई से निकले। मुंबई से निकल कर के, मतलब कि मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ से महाराष्ट्र से निकल कर के गुजरात और राजस्थान के छोटे छोटे शहरों से होते हुए ये दिल्ली पहुँचे। और फिर दिल्ली से निकल कर के ये मनाली की तरफ पहुँचे। मनाली से इन्हें जम्मू और कश्मीर के रास्तों से होते हुए लेह लद्दाख की तरफ जाना था। अब देखो, पता करो नक्शे में देख कर बताओ कि मुंबई से कश्मीर जाने के रास्ते में कौन कौन से राज्य आए। गौरव जानी मुंबई से दिल्ली तक के रास्ते में जिन राज्यों से गुजरे उनकी राजधानियों के नाम पता करो। क्या और भी कोई बड़ा शहर रास्ते में आया? मनाली मैदानी इलाका है या पहाड़ी? वह शहर से कौन से राज्य में है? तो देखो, बच्चों को यदि हम ये पढ़ा रहे हैं तो उन्हें हम नक्शा दिखा करके ये चीज़ें पढ़ाएं कि ये राज्य कहाँ पर स्थित है और इसमें कौन कौन से शहर हैं। अगर ये भी अवेलेबल हो तो ये भी हम दिखा सकते हैं। यहाँ पर गौरव जानी मुंबई से आए थे, जो कि महाराष्ट्र में है, और वहाँ से होते हुए ये गुजरात और राजस्थान से
छोटे बड़े शहरों से निकलते हुए ये पहुंचते हैं दिल्ली। फिर दिल्ली से होते हुए ये कहाँ पर जाते हैं, मनाली जाते हैं, और वहाँ जम्मू कश्मीर को पार करते हुए लेह लद्दाख तक इनको जाना था। तो ये सारी जो स्टेट्स हैं वो कहाँ पर सिचुएटेड हैं, कहाँ पर लोकेटेड हैं, ये हम बच्चों को भारत के नक्शे में दिखा सकते हैं। फिर यहाँ पर बच्चों को हम इनकी राजधानियाँ भी बता सकते हैं। अब है मेरा नया घर। तो यहाँ पर इन्होंने टेंट हाउस बना रखी है। क्या बोलते हैं ये कि मैं और मेरी लोनर आगे बढ़े जा रहे थे। मुझे सिर्फ भरपेट खाना चाहिए था और रात की ठंड से बचने के लिए टेंट। मेरे छोटे से नायलॉन के टेंट में इतनी ही जगह थी कि मैं सो सकूं। रात के समय मेरी मोटरसाइकिल टेंट के बाहर पहरा देती। सुबह की ठंडी हवा और चिड़ियों की चहक से ही रोज़ आँख खुलती। तो यहाँ पर बाइक को बाहर रख कर के और ये अंदर टेंट में सोया करते थे। फिर यहाँ पर उसी से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं। बताओ, क्या तुम कभी टेंट में रहे हो? कहाँ? कैसा अनुभव था? मान लो तुम्हें अकेले पहाड़ पर 2 दिन तक एक टेंट में रहना है और तुम अपने साथ केवल 10 चीज़ें ले जा सकते हो। उन 10 चीज़ों की सूची बनाओ जो तुम ले जाना चाहोगे। तुमने किस किस तरह के घर देखे हैं उनके बारे में बताओ, चित्र भी बनाओ। तो इसके पहले बच्चों ने क्लास 4th या 3rd में बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिसमें अलग अलग तरह के घरों के बारे में दिया है, वो पढ़ चुके हैं। तो वहाँ के ज्ञान को हम यहाँ पर बच्चों से उनका पूर्व ज्ञान जांच कर सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या वहाँ पे पढ़ा था, किस किस तरह के घर होते हैं। इसके बारे में अगर उन्हें कुछ पता है तो वो बताएं। और टेंट से जुड़ी हुई भी एक स्टोरी थी, वो भी उन्होंने पढ़ी थी, तो अगर वो जानते हैं तो बताएं। और यदि बच्चों ने अपने स्कूल में कभी टेंट वाले कुछ जैसे स्काउट गाइडिंग वगैरह की होगी कभी, वैसे तो वो क्लास 5 के बाद ही होती है, तो उसके बारे में भी बच्चों से पूछा जा सकता है। फिर है ठंडा रेगिस्तान। आखिरकार मैं और लोनर ले पहुंच ही गए। अजब अनूठा था यह इलाका, सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ दूर दूर तक दिखते थे बर्फ़ से ढके पहाड़ और सूखा ठंडा मैदान। लेह शहर की एक शांत गली में सफ़ेद पत्थर के सुंदर मजबूत घरों को देखा। थोड़ा आगे बढ़ा तो कुछ बच्चे झूले झूले यानी स्वागत स्वागत चिल्लाते हुए मेरा पीछा करने लगे। वे लोनर को देख कर के बहुत हैरान थे। सभी मुझे अपने अपने घर ले जाना चाहते थे, ताशी के घर पर। यानी कि ये जब वहाँ पहुँचे लद्दाख में, तो वहाँ के लोग शायद कभी बाइक ना देखे हो वहाँ के बच्चों ने। तो जब इनकी बाइक को उन्होंने देखा तो वो बहुत खुश थे और उसे देखकर हैरान थे, और वो एक्साइटेड थे इन लोगों को घरों को अपना घर दिखाने के लिए। अब देखते हैं ताशी के घर पर क्या हुआ। ताशी का जोर चला और वह मुझे खींचकर अपने घर ले गया। उसका घर 2 मंजिला था, पत्थरों को काट करके एक के ऊपर एक रख कर बना था। उन पर मिट्टी और चूने से पुताई की हुई थी। अंदर से घर छप्पर जैसा लग रहा था। घर हर तरफ घास फूस पड़ी हुई थी। ताशी मुझे लकड़ी की सीढ़ियों से पहली मंजिल पर ले गया। उसने बताया कि वह और उसका परिवार ऊपर की मंजिल पर रहते हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों के रहने की जगह थी। ज़रूरत का सामान इकट्ठा करके रखते थे। यानी कि जो नीचे की जगह थी वहाँ पर कौन रहता था, तो जानवर रहते थे, और ऊपर वाली जो मंजिल थी वहाँ पर इनका फैमिली रहता था। अब शिक्षकों के लिए संकेत दिया है कि बच्चों से चर्चा करें कि सभी रेगिस्तान रेतीली और गर्म नहीं होती। लद्दाख के पहाड़ों पर इतना सूखा माहौल है कि वहाँ पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं। यानी कि लद्दाख पे जो माहौल है वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं, और हर जगह की जो रेत होती है वो गर्म नहीं होती है। फिर है
सर्दी के दिनों में अक्सर उनका परिवार भी नीचे की मंजिल पर जानवरों के पास ही रहता। नीचे की मंजिल में कोई खिड़की भी नहीं थी। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए हुए थे। फिर ताशी मुझे घर की छत पर ले गया। आसपास का नज़ारा तो देखते ही बनता था। सभी घरों की छतें समतल थी। कहीं लाल मिर्च सूखने के लिए फैली थी तो कहीं सीताफल और मक्का। किसी छत पर धान के ढेर लगे थे तो किसी पर उपले सूख रहे थे। ताशी ने बताया कि छत उनके घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ गर्मियों की तेज़ धूप में ही बहुत सारी फल सब्जी सुखा ली जाती है। ये ठंडे दिनों में इस्तेमाल होती हैं जब फल सब्जी नहीं मिल पाती। सोचो यह किन महीनों में होता होगा और क्यों। मतलब कि ठंडी के दिनों में इन लोगों को जब फल सब्जियां नहीं मिलती हैं तो ये लोग गर्मी के दिनों से ही उसे इकट्ठा करके सुखा करके रख लेते हैं। वहाँ खड़ा मैं सोच रहा था कि किस तरह उनके घर का हर हिस्सा एक ख़ास सोच से बनाया गया है, बिल्कुल वहाँ के मौसम और लोगों की ज़रूरत के अनुकूल। मुझे यह समझने में देर नहीं लगी कि मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत ही ठंड से बचाते होंगे। तो वहाँ पर बहुत अधिक ठंड पड़ती है, उसी से बचाने के लिए वहाँ की जो दीवारें थी वो मोटी बनाई गई थी और लकड़ी से बनाई गई थी। फिर देखते हैं कि दुनिया की चोटी पर लोगों का बसेरा। अब समय था आगे बढ़ने का। टेढ़े मेढ़े सकरे पहाड़ी रास्तों से होते हुए मैं बहुत ऊंचाई पर जाता जा रहा था। कहीं सड़क तो कहीं बड़े बड़े पत्थर। लोनर का चलना मुश्किल से भरा था। अब मैं चांगथांग इलाके की ओर बढ़ रहा था। लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना यह मैदानी इलाका बिल्कुल सुनसान और पथरीला था। कहाँ पर ये जा रहे थे? चांगथांग पर, जो कि 5000 किलोमीटर ऊंचाई पर है। बहुत ही सुनसान और पथरीला था और वहाँ पर जब ये जा रहे थे तो इनका जो बाइक है वो बहुत मुश्किलों से चल रहा था। इतनी ऊंचाई पर सांस लेने से भी मुश्किल हो रही थी। मेरे सिर में दर्द होने लगा और बहुत कमज़ोरी महसूस होने लगी। फिर धीरे धीरे ऐसी हवा में सांस लेने की आदत सी पड़ गई। मैं कई दिन तक यहाँ मोटरसाइकिल पर घूमता रहा, लेकिन दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं पड़ता था। न ही कोई पेट्रोल पंप, न मैकेनिक। सिर्फ दूर दूर तक फैला नीला आसमान और पहाड़ों के बीच बहुत से तालाब। कई रातें और कई दिन बीत गए। मैं अकेला ही बढ़ता रहा। फिर एक दिन अचानक मेरे सामने था बड़ा सा हरा मैदान और उसमें चरती भेड़ बकरियां। थोड़ी ही दूरी पर मुझे कुछ टेंट दिखाई दिए। मैं हैरान था कि इस सुनसान इलाके में ये कौन थे और क्या कर रहे थे। तो वहाँ पर भी कुछ लोग थे जो टेंट लगाए हुए थे। अब ये कौन थे, इन्हीं के बारे में हमें जानना है। अब तक यहाँ पर जो कुछ भी पढ़ा गया उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं जो बच्चे से किए जा सकते हैं। अब ये है चांगपा। तो ये वीडियो मैं 2 पार्ट में बनाऊंगी। जैसा कि ये जो पार्ट है वो लगभग 13 मिनट या 14 मिनट का हो गया है और नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें मैं चांगपा के बारे में बताऊंगी। जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और जितने भी इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं उसमें से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट 2 में है। इस पार्ट में भी बहुत सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि रास्ते के बारे में जो कुछ भी बताया गया है कि वो कौन कौन से इलाके से होकर के गुजरे थे, कौन कौन से राज्य से होकर के गुजरे थे, इसके बारे में है। तो ये भी आप देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। शिक्षक बिंदु जितने हैं वो तो सारे इम्पॉर्टेंट हैं ही। और लद्दाख के बारे में दिया गया है कि वहाँ के घर कैसे होते हैं, पत्थरों को काट करके बनाए जाते हैं, वहाँ की छतें कैसी होती हैं और लोग किस तरह से रहते हैं। इस बारे में आप तो ध्यान दे लीजिएगा इस वाले पॉइंट पे। और यदि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं। कोई कमी हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, तो मैं उस तरह की वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।